हेलो सीए वॉरियर्स, कैसे हो आप सब? फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक। बट देखो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम हर टॉपिक के डिटेल में घुसें, बल्कि ये समझें कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है और क्या याद रखना है स्मार्टली बट नॉट हार्डली। ये वीडियो आपको एक क्रिस्प और समराइज्ड रिवीजन देगा ताकि ये बुक आपके लिए एक सेल्फ स्टडी पार्टनर बन जाए। और मुझे फुल कॉन्फिडेंस है इस चैप्टर के बाद आप कोई भी एमसीक्यू एग्जाम में इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलो, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर रिवीजन। और हाँ, अगर ये नोट्स यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। हेलो स्टूडेंट्स, एक सिंपल बट पावरफुल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है, इन्फ्लेशन बढ़ जाए तो गवर्नमेंट क्या करती है? आरबीआई क्या कर सकता है? आंसर एक वर्ड में देना और एक वर्ड में सोच के बताओ। तो गाइस, आंसर है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट और आरबीआई पॉलिसीज बना सकती है। लेकिन कौन सी पॉलिसी? और गाइस, उसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। हाँ, और जब पॉलिसी मनी और क्रेडिट को कंट्रोल करने की हो, उसे जाना जाता है मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से। तो मंत्र याद रखो, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट का वेपन है और मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक का स्टेयरिंग व्हील है। और इन दोनों पॉलिसी से पूरा देश चलाया जाता है। बट आज का टॉपिक हमारा फिस्कल पॉलिसी नहीं, आज का टॉपिक है हमारा यूनिट 3, मॉनेटरी पॉलिसी, जो हमारे इंडिया के सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई के पावर में आता है। हाँ जी, एक लाइन में बोलूं तो मॉनेटरी पॉलिसी देश में मनी सप्लाई कंट्रोल के लिए बना है। मॉनेटरी का मतलब मनी, और मनी सप्लाई को कंट्रोल क्यों किया जाता है? ताकि देश में स्टेबिलिटी और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कंट्रोल हो। ना ज्यादा महंगाई अच्छी है और ना ज्यादा सस्ता होना अच्छा है। एम आई करेक्ट? यस। तो शुरू करते हैं एक एक करके सारे पॉइंट्स। सबसे पहले आता है, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? तो फ्रेंड्स, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है सेंट्रल बैंक के एक्शंस और प्रोग्राम्स जिनके थ्रू मनी सप्लाई, क्रेडिट फ्लो, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल और रेगुलेट किया जा सके। तो ये एक्शन प्रोग्राम है किसका? मॉनेटरी अथॉरिटीज का। मॉनेटरी अथॉरिटीज का मतलब है हमारे इंडिया में आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं रिफ्लेक्शन है इकोनॉमिक पॉलिसी का। यस, ये इंपॉर्टेंट है। मॉनेटरी पॉलिसी इकोनॉमिक पॉलिसी का रिफ्लेक्शन होता है। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से, कि इंटेंशन से इकोनॉमिक गोल डिसाइड करती है गवर्नमेंट, और मॉनेटरी पॉलिसी उन गोल्स को अचीव करने का एक टूल होता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी से आप डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करते हो, जिससे आप देश में प्राइस स्टेबिलिटी लेकर आते हो और मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स अचीव होते हैं। प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब है नो इन्फ्लेशन, नो डिफ्लेशन। ओके। और प्राइस इकोनॉमिक, और उससे मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स अचीव होते हैं, पूरे देश के गोल्स। नाउ इनका ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल है मॉनेटरी पॉलिसी का, प्राइस स्टेबिलिटी लेकर आना, मतलब कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, जो मैं ऑलरेडी कह चुका हूं। और जो ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव है गाइस, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड अचीव हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। ये दो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होते हैं। इन ऑब्जेक्टिव को लेकर मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। नाउ ऑल ऑफ यू, क्या बात है गाइस। ऑब्जेक्टिव है व्हाई इट एग्जिस्ट। सिंपल है, प्राइस स्टेबिलिटी का इंपॉर्टेंस है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, क्योंकि वो परचेसिंग पावर को गिरा देता है, और डिफ्लेशन इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन को स्लो कर देता है। तो दोनों ही अच्छा नहीं है, तो दोनों को रेगुलेट करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनती है। ओके। अदर ऑब्जेक्टिव, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है, मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ही ब्रॉडर है। अदर ऑब्जेक्टिव है एडिक्वेट फ्लो ऑफ क्रेडिट टू प्रोडक्टिव सेक्टर। गाइस, प्रोडक्टिव सेक्टर को सफिशिएंट लोन्स मिलना नाउ, ताकि पैसों का प्रॉपर यूज हो सके।
मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, एमएसएमई ग्रोथ के इंजिन्स होते हैं। अगर इन तक ही पैसा ना पहुंचे, लोग घरों में ही पैसा दबा लें, तो फिर ग्रोथ कैसे होगी? तो आउटपुट एम्प्लॉयमेंट और इनकम बढ़ाती है। वाओ, ये सब मॉनेटरी पॉलिसीज की वजह से, क्योंकि पैसों के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। सेकेंड अदर ऑब्जेक्टिव है स्टेबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट एंड एंकरेज इन्वेस्टमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए ना जो इन्वेस्टमेंट्स को एंकरेज करे। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट स्टेबल रहनी चाहिए। इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में तभी इन्वेस्ट करते हैं, और कैपिटल फॉर्मेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ तभी ही हो पाती है ना दोस्तों? यस। तीसरा है क्रिएशन ऑफ एन एफिशिएंट मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मतलब एक्टिव और एफिशिएंट जीसेक सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना, गवर्नमेंट बोरोविंग स्मूथली हो सके और फिस्कल डेफिसिट फाइनेंसिंग इजी हो सके, इसलिए मॉनेटरी पॉलिसीज बनाई जाती हैं। अदर ऑब्जेक्टिव एक और, फाइनेंशियल एंड एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। यस, बैंकिंग सिस्टम और एक्सचेंज रेट स्टेबल रहना। वॉलेटिलिटी इकोनॉमी को रिस्की बना देती है, इसके लिए उसको कंट्रोल करना और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है। तो फ्रेंड्स, इतने ऑब्जेक्टिव्स हैं, इतना ब्रॉडर व्यू है मॉनेटरी पॉलिसीज का। तो अब देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी मतलब पैसों पे कंट्रोल लाना, मनी सप्लाई पे कंट्रोल लाना। जब भी आरबीआई को लगे कि कंट्री में डिमांड से ज्यादा पैसों की सप्लाई हो चुकी है, तो मनी सप्लाई को कम कर देती है ताकि स्टेबिलिटी हो जाए। और जब भी आरबीआई को लगता है कि जितनी डिमांड है उससे कम मनी सप्लाई है, तो आरबीआई ना और पैसा पंप करती है। राइट, पैसों को मैनेज करना, और सब कुछ पैसों से होता है। लेकिन जब मॉनेटरी पॉलिसीज को रेगुलेट किया जाता है, तो वो कौन से चैनल्स को अफेक्ट करती है? तो अब है थर्ड पॉइंट, ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सर, ये ट्रांसमिशन क्या है? ट्रांसमिशन मैकेनिज्म का मतलब है आरबीआई के एक्शंस इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट करते हैं, ये समझने की कोशिश करना। ओके, आरबीआई इंटरेस्ट रेट चेंज करे, इकोनॉमी में क्या इफेक्ट पड़ेगा? नाउ, तो गाइस, ट्रांसमिशन मैकेनिज्म का मतलब हाउ द एक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक अफेक्ट द इकोनॉमी, इस चीज को समझना। क्योंकि अगर आप इस चीज को नहीं समझे कि मॉनेटरी पॉलिसी के चेंज करने से लोगों के बिहेवियर पे क्या इंपैक्ट आता है ग्राउंड लेवल पे, तो आप मॉनेटरी पॉलिसी को ही नहीं समझ पाओगे। ओके, और ट्रांसमिशन दो स्टेजेस में समराइज्ड है। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी चेंजेस एक्चुअली डायरेक्टली अफेक्ट करता है इंटरेस्ट रेट को, लोन के इंटरेस्ट रेट को, डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट रेट को, और वो इंटरेस्ट रेट अफेक्ट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, लोगों की सेविंग्स को, लोगों के डिसीजंस को और इन्फ्लेशन को। मतलब अल्टीमेटली आरबीआई के हाथ में जो घोड़े की लगाम है वो इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट रेट को चेंज करो, ग्राउंड लेवल पे पब्लिक की एक्टिविटीज रेगुलेट हो जाती है। ओ, तो अगर आप चार्ट देखें तो मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट को अफेक्ट करती है, इंटरेस्ट वेरियस चैनल्स को अफेक्ट करती है, और वेरियस चैनल्स ग्राउंड लेवल पे लोगों को डायरेक्ट इंपैक्ट करती है। लोगों के एक्शंस को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इन्फ्लेशन बिजनेस को अफेक्ट करती है, लोगों के सेविंग्स को अफेक्ट करती है। ओ, तो अब हमको ये चैनल्स को पढ़ना है। दीज आर द चैनल्स। अरे बराबर, तो चलो शुरू करते हैं। चैनल्स, टोटल 4 चैनल्स हैं। राइट, यस। पहला चैनल देखो मैंने कितने सिस्टमेटिक तरीके से बनाया हुआ है। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट चैनल। ऑफ कोर्स सेविंग और इन्वेस्टमेंट चैनल गजब इफेक्ट होता है। इसका क्या मतलब है गाइस? इंटरेस्ट रेट चेंज करने से लोग कितना सेव करते हैं, कितना इन्वेस्ट करते हैं, ये चेंज हो जाता है। ओके, लोग मतलब पब्लिक। नाउ, तो व्हेन इंटरेस्ट रेट चेंजेस इट अफेक्ट हाउ मच पीपल सेव टू इन्वेस्ट। सर कैसे? तो ये देखो, चेंज इन इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट। अब देखो, डिपॉजिट मतलब सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट, और इंटरेस्ट चेंज होना बोरोविंग्स पे, लोन्स पे। ठीक है, अगर आप डिपॉजिट्स पे लो रेट्स कर दोगे तो लोग सेविंग करना बंद कर देंगे, पैसा डिपॉजिट करना बंद कर देंगे। तो लोअर इंटरेस्ट रेट, लेस सेविंग इंसेंटिव्स, मोर स्पेंडिंग। राइट, तो लोग पैसा डिपॉजिट्स नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। राइट, और वाइस वर्सा ऑन द हायर रेट्स। अगर बैंक ज्यादा इंटरेस्ट रेट देने लगे तो लोग इन्वेस्टमेंट्स कम, बैंकों में पैसा ज्यादा होल्ड करेंगे। राइट, यस। सिमिलरली अगर लोन्स के इंटरेस्ट रेट्स को कम कर दिया जाए तो लोअर इंटरेस्ट रेट, चीपर लोन्स और मोर बोरोविंग्स होंगी फॉर स्पेंडिंग, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। अगर हायर रेट इंटरेस्ट रेट हुआ
तो लोन बड़े एक्सपेंसिव हो जाएंगे, लोग बोरोविंग्स कम करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स कम होगा, बराबर खर्चे कम होंगे, तो डिमांड गिर जाएगी। राइट कैसे डायरेक्ट इंपैक्ट हो रहा है ना, तो इंपैक्ट क्या है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं। राइट दूसरा है कैश फ्लो चैनल। अगर गवर्नमेंट आरबीआई इंटरेस्ट रेट को चेंज करे तो मार्केट में कैश फ्लो कम हो सकता है और बढ़ भी सकता है। सर कैसे, इन्वेस्ट इंटरेस्ट रेट के चेंज से हाउस होल्ड और फर्म का कैश फ्लो चेंज होता है। हाउ कम, देखो अगर डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट रेट कम कर दे तो गाइस लेस इनकम फ्रॉम सेविंग्स, बराबर है ना। अगर इनकम पोटेंशियली लेस स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, अगर इनकम कम है तो लोगों का परचेसिंग पावर कम हो जाएगा, वो कम खरीद पाएंगे। हाई इंटरेस्ट रेट से उनकी इनकम बढ़ेगी, उनका पर्सनल सेविंग बढ़ेगा, उनकी खर्चा करने की ताकत बढ़ेगी, लोगों के पब्लिक के। एम आई करेक्ट? यस। तो लो इंटरेस्ट रेट, लोन रीपेमेंट कम, डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा। होप यू अंडरस्टूड। सिमिलरली अगर लोन्स पे लोअर रेट कर दें तो कैश फ्लो चैनल से क्या फर्क पड़ेगा, लोअर लोन्स पेमेंट एंड मोर डिस्पोजल इनकम फॉर कैश फ्लो। हाई रेट होगी तो लोन रीपेमेंट ज्यादा होंगे, लेस डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगी। आर यू गेटिंग? सिमिलरली नेक्स्ट है एसेट प्राइस एंड वेल्थ चैनल। एसेट्स और वेल्थ भी कम ज्यादा होता है इंटरेस्ट रेट से। सर इंटरेस्ट रेट से इतना कुछ होता है? हाँ, इंटरेस्ट रेट शेयर एसेट जैसे शेयर्स और प्रॉपर्टी का प्राइस चेंज होता है। इंटरेस्ट रेट की वजह से एसेट्स की वैल्यूज में चेंजेस आते हैं। कैसे, तो देखो अगर सेविंग पे लोअर रेट्स होंगे, बराबर लोअर इंटरेस्ट रेट मिले सेविंग अकाउंट्स पे या डिपॉजिट अकाउंट्स पे, तो लोग पैसा बैंकों में कम रखेंगे, एसेट्स पे इन्वेस्ट करेंगे, तो एसेट्स की डिमांड बढ़ेगी, तो एसेट्स के प्राइस बढ़ेंगे, वेल्थ क्रिएशन होगा। तो एंकरेज डिमांड फॉर एसेट्स, क्योंकि लोग बैंकों में उनको कोई रिटर्न्स नहीं मिल रहे तो लोग शेयर मार्केट में, गोल्ड मार्केट में, लैंड में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जिसे एसेट्स की डिमांड बढ़ेगी, एसेट्स का प्राइस बढ़ेगा, वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा। मेरी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 10 करोड़ की पड़े पड़े हो जाएगी। एक्स हायर रेट में वाइस वर्सा है। लोअर रेट्स, अगर लोन सस्ता मिले तो लोग ज्यादा लोन लेंगे और इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, बिजनेस एक्सेस में भी प्रॉपर्टियों में इन्वेस्ट करेंगे, नए नए बिजनेस खुलेंगे नाउ, तो बोरोविंग और इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, अगेन एसेट्स की डिमांड बढ़ेगी, वेल्थ क्रिएशन होगा। हायर रेट होगी तो लोग बिजनेसेस कम एक्सपांशन करेंगे, लोन कम लेंगे क्योंकि लोन महंगा है नाउ, डिमांड्स कम होंगी, वैल्यू क्रिएशन नहीं होगा। ओ मतलब गाइस एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट ग्राउंड लेवल पे गजब पब्लिक के बिहेवियर को अफेक्ट करता है, और ये अलग अलग एंगल्स हैं। एक्सचेंज रेट चैनल्स, गाइस इंटरेस्ट रेट की वजह से हमारे इंडिया की करेंसी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी ना वैल्यू करती है, उनको भी फ्लक्चुएशन मिलती है। व्हाट डज इट मींस, गाइस इंटरेस्ट रेट फॉरेन कैपिटल फ्लो को भी अफेक्ट करता है। सर कैसे, अब देखो अगर डिपॉजिट्स पे लोअर रेट होंगे तो फॉरेनर्स पैसा इन्वेस्ट इंडिया में नहीं करेंगे क्योंकि उनको रिटर्न ही नहीं मिलेंगे, तो किसी दूसरे देश में इन्वेस्ट करेंगे, तो रिड्यूस द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बराबर इन सेविंग्स एंड एसेट्स इन इंडिया। फॉरेन इन्वेस्टर्स शिफ्ट देयर फंड टू अदर कंट्रीज जहां पे कंपेरेटिवली इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगी। फिर अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो हमारी करेंसी वीक होगी, इंपोर्ट रिड्यूस होंगे, एक्सपोर्ट इंक्रीज होंगे। ओके और हायर रेट से वाइस वर्सा, अगर डिपॉजिट्स पे हायर इंटरेस्ट रेट मिलेंगे तो फॉरेनर्स को अगर लगा कि वर्ल्ड में इंडिया में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट कमाने को मिलता है, तो लोग दूसरे देशों में इन्वेस्ट ना करके सारा पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। इंडिया विल बिकम अ मोर अट्रैक्टिव फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स। बराबर है, वो नेशनल इंडिया में फॉरेन करेंसी का फ्लो बढ़ेगा, इंपोर्ट कम होगा क्योंकि इंडिया की करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी, तो करेंसी स्ट्रांग होगी। सिमिलरली लोअर रेट्स अगर लोन्स एंड बोरोविंग्स है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स मोर कॉम्पिटिटिव यहीं से लोन लेंगे और बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा। अगर लोन का हाई इंटरेस्ट रेट हो गया तो एक्सचेंज रेट चैनल लेस कॉम्पिटिटिव होगा, एक्सपोर्ट्स बेनिफिशियरी इंपोर्ट्स करेंगे, राइट, एंड हैविंग अ गुड इन बिजनेस, इंपोर्ट्स हैव्स गुड्स इन बिजनेस। ये चीज समझ आया? तो ये चैनल्स हैं। इन शॉर्ट आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करती है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, और वो ना
लोगों के सेविंग बिहेवियर्स को चेंज करता है, कैश फ्लो को चेंज करता है, एसेट्स प्राइस को चेंज करता है ना, और एक्सचेंज रेट्स वर्ल्ड मार्केट में अफेक्ट होते हैं। तो इंटरेस्ट रेट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इस चैनल को समझना जरूरी था, राइट? यस। तो आप ये समझो, आरबीआई के पास ना पूरे इकोनॉमी के मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की जो लगाम है वो क्या है? वो है इंटरेस्ट रेट्स, बराबर रिटर्न्स, डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट रेट और लोन्स के इंटरेस्ट रेट। आगे देखेंगे कि किस तरीके से इन इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करके नाउ गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों मिलकर मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, जिसे एक्चुअली मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स? गाइस, मॉनेटरी पॉलिसीज इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन या मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए देयर आर टू ब्रॉड टूल्स आरबीआई हैव। एक है क्वांटिटेटिव टूल्स और एक है क्वालिटेटिव मेथड्स। क्वांटिटेटिव टूल्स एंड क्वालिटेटिव टूल्स। ओके, नाउ क्वांटिटेटिव टूल्स, these tools impact money supply in the entire economy. Guys, दो मेथड्स हैं जिससे मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। एक को कहते हैं क्वांटिटेटिव और एक को कहते हैं क्वालिटेटिव। नाउ क्वालिटेटिव का दूसरा नाम है सिलेक्टिव टूल्स। सर, तो ये दोनों मेथड्स कब यूज करती हैं आरबीआई? हाँ, अब सुनना। क्वांटिटेटिव टूल्स या क्वांटिटेटिव मेथड तब यूज होते हैं जब पूरे देश में, पूरी इकोनॉमी में, पूरी कंट्री में, देश के हर कोने कोने में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन छाया हो, मतलब पूरी कंट्री का मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है तब। और अगर आरबीआई को लगता है कि नहीं, प्रॉब्लम मनी सप्लाई ज्यादा या कम पूरे कंट्री में नहीं है, पूरी इकोनॉमी में नहीं है, सिर्फ कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में है, तो फिर गवर्नमेंट सिलेक्टिव टूल्स यूज करती है। मतलब मान लीजिए कि इन्फ्लेशन सिर्फ महाराष्ट्र में ही है, तो फिर प्रॉब्लम अगर महाराष्ट्र में है तो फिर वो मेथड यूज करो जो सिर्फ महाराष्ट्र पे अप्लाई हो, ना कि पूरे देश पर, राइट? यस। तो आ जाओ, सबसे पहले देखते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स जो पूरे कंट्री की मनी सप्लाई को, द एंटायर इकोनॉमी की मनी सप्लाई को एक साथ अफेक्ट करती है। ओके, सबसे पहले आप इस टेबल को देख लीजिए। टूल्स जो आरबीआई यूज करेगी, इससे इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा और डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा। इन्फ्लेशन को एक और नाम से जाना जाता है रिड्यूस मनी सप्लाई, क्योंकि इन्फ्लेशन तब होता है जब कंट्री में मनी सप्लाई ज्यादा हो जाती है। मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा, मतलब पब्लिक के हाथों में पैसा बहुत है, तो डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम। तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तभी तो बराबर गुड्स की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम, मतलब मॉनेटरी सप्लाई ज्यादा है, इसलिए अब डिमांड को कम करनी है। तो डिमांड को कम करने का एक ही तरीका है, लोगों के हाथों से पैसे निकाल लो, डिमांड गिर जाएगी और स्टेबिलिटी सिचुएशन आएगी। उसे कंट्रोलिंग क्रेडिट भी कहते हैं। डिफ्लेशन का मतलब है सप्लाई इज मोर, डिमांड इज लेस। मतलब पब्लिक के हाथों में पैसा ही नहीं है ना, लोग डिमांड करेंगे कैसे? तो आरबीआई की कोशिश होगी कि डिमांड को बढ़ाई जाए। तो डिमांड को बढ़ाने के लिए लोगों के हाथों में पैसा पहुंचना जरूरी है, तो मनी सप्लाई को इंक्रीज करेंगे। इसे कहते हैं एनहांस क्रेडिट। तो मार्केट में मनी सप्लाई लोन के थ्रू इंक्रीज होता है। ओके, तो देखते हैं ऐसे कौन से टूल है। सबसे पहले है रिजर्व रेशियोज। फर्स्ट रिजर्व रेशियो इज CRR, कैश रिजर्व रेशियो। सर, ये कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? गाइस, बैंक को, हर कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास कैश में रखना होता है, उसे CRR कहते हैं। तो CRR हैज टू मेंटेन एज अ कैश विद आरबीआई, ये कंपलसरी है। और मजे की बात, आरबीआई उसके पास जो डिपॉजिट रखा जाता है उस पे आरबीआई कोई इंटरेस्ट पे नहीं करता। मतलब कमर्शियल बैंक के लिए वो पैसा कमर्शियल बैंकों को आरबीआई के पास फ्री में डिपॉजिट रखना पड़ता है। यस, करीबन 4% तक सीआरआर होता है। ओके, अब आरबीआई सीआरआर को यूज करके इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है? गाइस, इन्फ्लेशन के टाइम पर इंक्रीज कर देंगे, आरबीआई सीआरआर को इंक्रीज कर देती है। सीआरआर इंक्रीज होने से डिपॉजिट, बैंकों को डिपॉजिट आरबीआई के पास ज्यादा रखना पड़ता है और मार्केट में लोन कम जाता है, तो लोन कम होने की वजह से मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाती है। ओके, और डिफ्लेशन में सीआरआर कम कर दो तो मनी सप्लाई बढ़ जाती है, क्योंकि देन कमर्शियल बैंकों को डिपॉजिट कम रखना पड़ता है आरबीआई के पास और वो उन पैसों को लोन ज्यादा दे पाती हैं, तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाती है। तो इन्फ्लेशन में इंक्रीज, डिफ्लेशन में डिक्रीज।
IIDD याद रख सकते हैं। तो CRR पूरे देश को अफेक्ट करती है क्योंकि पूरे देश में CRR सेम होता है हर बैंक के लिए। नाउ देन नेक्स्ट है SLR, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अब स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्या है? तो गाइज, कमर्शियल बैंकों को कुछ पैसा रिजर्व आरबीआई के पास नहीं रखना पड़ता, खुद के पास रखना पड़ता है कुछ एसेट्स के फॉर्म में, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये रिजर्व्स वो आरबीआई के पास नहीं रखते, खुद के पास रखते हैं। उसे एसएलआर कहते हैं। लेकिन भले मैं आरबीआई के पास डिपॉजिट रखूं या खुद के पास, मैं उन पैसों को पब्लिक को लोन तो नहीं दे पाऊंगा ना। यस, तो मनी सप्लाई एसएलआर के थ्रू भी कंट्रोल होती है। हाँ, लेकिन एसएलआर वो डिपॉजिट्स है जिसपे कमर्शियल बैंकों को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट कमाने को मिलता है, बट लेस इंटरेस्ट। लेकिन सीआरआर से तो बेटर है ना, सीआरआर पे तो इंटरेस्ट ही कमाने को नहीं मिलता कमर्शियल बैंक्स को, राइट? सिमिलरली ये भी रिजर्व्स है। इन्फ्लेशन के टाइम पर आरबीआई एसएलआर बढ़ा देती है, तो बैंकों को डिपॉजिट ज्यादा रखना पड़ता है, लोन कम जाता है, मनी सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड गिर जाती है। और डिफ्लेशन में वाइस वर्सा ना, वो एसएलआर को कम कर देते हैं। एसएलआर करीबन 18% होता है, सीआरआर 4%, और ये टाइम टू टाइम नीड बेस पे आरबीआई चेंज करती रहती है। ओके, तो आरबीआई अगर एट प्रेजेंट 18% है और इन्फ्लेशन है तो उसे 20% भी किया जा सकता है। अगर डिफ्लेशन है तो 18% से 16% भी किया जा सकता है। लेकिन ये सब कुछ आरबीआई डिसाइड करता है। ओ, तो दो टाइप के रिजर्व रेशियोज थे, सीआरआर, एसएलआर। नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, फ्रेंड्स, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं? गाइस, आरबीआई सीधा मार्केट पे इंपैक्ट लाती है। मतलब आरबीआई ये सीआरआर और एसएलआर जो थे वो एक्शन कमर्शियल बैंक पे लिए जाते हैं और कमर्शियल बैंक के थ्रू पब्लिक पे इंपैक्ट आता है, तो ये इनडायरेक्ट वे था। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आरबीआई डायरेक्टली मार्केट में उतरती है और सीधा पब्लिक के सेविंग्स को इंपैक्ट करती है। सर इसलिए इसको बोलते हैं ओपन मार्केट। आरबीआई ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज बाय या सेल करता है। हाउ इट वर्क्स, इससे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल होते हैं? जब आरबीआई को लगता है कि इन्फ्लेशन है, मतलब मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है, तो आरबीआई अपनी सिक्योरिटीज को सेल करती है। तो जब आरबीआई अपनी सिक्योरिटीज को सेल करती है मार्केट में, तो पब्लिक इसे बाय करती है और सारा पैसा आरबीआई सक कर लेता है मार्केट से। क्योंकि जब पब्लिक बाय करेगी, आरबीआई सेल कर रही है, पब्लिक बाय करेगी तो पैसा देगी और वो आरबीआई के मार्केट से पैसा निकलकर आरबीआई के पास आ जाएगा। और जब आरबीआई को लगता है कि कंट्री में डिफ्लेशनरी सिचुएशन है पूरे इंडिया में, तो आरबीआई अपने ही सिक्योरिटीज को वापस बाय करती है। तो जब आरबीआई बाय करेगी तो उनको पब्लिक को पेमेंट करना पड़ेगा, तो पब्लिक के हाथ में पैसा पहुंचता है और डिफ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है। वाओ, इंपैक्ट लिक्विडिटी डायरेक्टली कंट्रोल होती है, इसलिए इसको ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं। नेक्स्ट है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। गाइस, ये एक और मेथड है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसमें आरबीआई लोन्स के इंटरेस्ट रेट्स के साथ लोन्स की डिमांड को कम और ज्यादा करने के लिए इंपैक्ट करता है। क्योंकि गाइस मार्केट में मनी सप्लाई, क्रेडिट मनी ज्यादा है, मतलब उधार का पैसा, लोन का पैसा। तो लोन अगर महंगा कर दो तो लोन लेना बंद कर देंगे, पब्लिक लोन लेना बंद कर देगी, डिमांड अपने आप गिर जाएगी, राइट? तो देखो, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में सबसे पहले आता है रेपो रेट। डेफिनेशन देखना, रेपो रेट क्या होती है? ये वो इंटरेस्ट रेट है, रेपो रेट एक्चुअली इंटरेस्ट रेट है, लेकिन ये वो इंटरेस्ट रेट है जिसपे आरबीआई बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करती है। तो रेट एट विच आरबीआई से शॉर्ट टर्म बोरोविंग करते हैं, इंटरेस्ट रेट एट विच बैंक बोरोज, बैंक मतलब कौन सी बैंक? कमर्शियल बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस। तो ये शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं। ओके, यस। अब मुझे बताओ, जब भी कमर्शियल बैंकों को पैसों की जरूरत पड़ेगी तो किससे लोन लेंगे? आरबीआई से लोन लेंगे। तो आरबीआई क्या फ्री में लोन देगी? नो, आरबीआई इंटरेस्ट चार्ज करेगी। उस इंटरेस्ट रेट को रेपो रेट कहा जाता है। ओके, अब अगर इन्फ्लेशन है, मार्केट में ऑलरेडी मनी सप्लाई ज्यादा है, तो आरबीआई चाहेगा कि अब बैंक लोगों को लोन ना दे, तो वो रेपो रेट को इंक्रीज कर देंगे। जब बैंकों को इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा तो पब्लिक के लिए भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, क्योंकि बैंकों की कॉस्ट बढ़ जाएगी।
राइट। तो जब पब्लिक के ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो वो लोन ही नहीं लेंगे। और आपको पता है कंट्री में आधी से ज्यादा डिमांड्स बोरोविंग से है, क्योंकि आजकल लोग लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स इनसे खरीदते हैं। राइट। यस। और अगर आरबीआई को लगता है कि कंट्री में डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन का मतलब डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा, मतलब लोगों के हाथों में पैसा नहीं है, तो आरबीआई रेपो रेट को कम कर देगी। तो जब आरबीआई बैंकों को कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देगी, आगे बैंक्स पब्लिक को रेट इंटरेस्ट रेट लोन पे कम कर देगी, तो लोन सस्ते होंगे, पब्लिक डायरेक्टली बोरो करेगी, डिमांड्स बढ़ेंगी, डिफ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। वाओ। राइट। यस। एक होता है रेपो रेट, अनदर वन इज रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट भी इंटरेस्ट रेट है, ये भी लोन पे रेट है, लेकिन इस बार उल्टा है। इस बार आरबीआई इज टेकिंग अ लोन, शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, इसलिए इसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं ना। तो रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जिस पे आरबीआई इज टेकिंग अ लोन। सो देखो, इट इज अ इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई बोरो मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन ले रही है, तो आरबीआई भी इंटरेस्ट रेट पे करेगी। तो शॉर्ट टर्म लोन है, बट आरबीआई विल गोइंग टू पे इंटरेस्ट टू द कमर्शियल बैंक्स, उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। बट ये सारी चीजें डिसाइड कौन करता है? ऑफ कोर्स ओनली एंड ओनली आरबीआई। तो अब देखो, अगर गवर्नमेंट को, आरबीआई को पता चलता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तभी इन्फ्लेशन होता है, मतलब लोगों के पास पैसा बहुत है, मार्केट में मनी सप्लाई एक्सेस हो चुकी है, तो आरबीआई कमर्शियल बैंकों को कहेगी अब तुम मुझे लोन दे दो। तो आरबीआई को पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए कमर्शियल बैंक से खुद लोन ले लेगी। ओ, ताकि कमर्शियल बैंकों के पास पैसे कम हो जाए और पब्लिक तक पैसा ना पहुंचे, क्योंकि कमर्शियल बैंक लोन दे देती है, तो आरबीआई कहती है सारा लोन मुझे दे दो। अब कोई भी कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन क्यों देगी? क्योंकि वो ज्यादा इंटरेस्ट पे करेगी, तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर देती है। रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज करने से कमर्शियल बैंक्स सारा लोन आरबीआई को दे देगी, तो पब्लिक के पास नहीं पहुंचेगा पैसा और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। सिमिलरली वाइस वर्सा, रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज कर देंगे तो डिफ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, तो अगर मैं इन दोनों को कंपैरिजन करूं, तो रेपो रेट इज हायर देन द रिवर्स रेपो रेट। ओके, रेपो रेट इज ऑलवेज कंपेरेटली हायर देन द रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ। गाइस, एमएसएफ क्या होता है? सुनना, एमएसएफ का मतलब क्या है, प्लीज लिसन। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये एक इमरजेंसी ओवरनाइट बैंक बोरोविंग विंडो है गाइस। मतलब ये एक, अगर किसी भी बैंक को इमरजेंसी में लोन्स चाहिए, तो गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने एक विंडो दिया है कि आप रातों रात कभी भी पैसा चाहिए हम आपको लोन दे सकते हैं। ये लोन्स सिर्फ इमरजेंसी के केस में कमर्शियल बैंक्स लेती हैं, जब उनको फंडिंग्स की शॉर्टेज हो जाती है। तो एमएसएफ इज अ विंडो प्रोवाइडेड बाय आरबीआई टू बैंक्स टू बोरो ओवरनाइट, रातों रात पैसे मिल सकते हैं, फंड्स अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज व्हेन दे फेस लिक्विडिटी क्रंचेस, जब उनको शॉर्ट टर्म फंडिंग्स हो। तो सर रेपो रेट भी तो वही है ना? नहीं, रेपो रेट प्लानिंग के साथ लिया जाता है। ये तो रातों रात अचानक से पैसों की शॉर्टेज हो गई, तो आप लोगों को इमरजेंसी आपकी हैंडल करने को आरबीआई पैसे दे सकती है। जैसे अगर मैं कोई चीज खरीद, जैसे मैं कार खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं लोन ले रहा हूँ, तो वो मेरा प्लान्ड लोन है। लेकिन एक मेरे घर में कोई बीमार हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, अचानक से 10 लाख का खर्चा आ गया, तो फिर मुझे, ठीक है, इमरजेंसी लोन लेना पड़ सकता है। सिमिलरली कमर्शियल बैंकों को कभी भी इमरजेंसी आ सकती है। यस, लेकिन ये इमरजेंसी लोन है, आपकी मजबूरी में आपको मदद कर रही है आरबीआई, इसलिए इसका इंटरेस्ट रेट बहुत ही हायर होता है, हायर देन रेपो रेट ऑल्सो। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और रेपो रेट इज सिमिलर, दोनों ही केस में कमर्शियल बैंक इज बोरोइंग मनी फ्रॉम आरबीआई ओनली फॉर शॉर्ट टर्म, लेकिन रेपो रेट प्लान्ड है, एकदम इमरजेंसी फंड नहीं है, एमएसएफ इमरजेंसी फंड है, लेकिन है तो दोनों सिमिलर। नाउ इन्फ्लेशन के टाइम पर एमएसएफ को इंक्रीज किया जा सकता है और डिफ्लेशन के टाइम पे डिक्रीज, ताकि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कंट्रोल हो सके। ओके, नेक्स्ट क्वांटिटेटिव टूल आता है बैंक रेट। नेक्स्ट क्वांटिटेटिव टूल है बैंक रेट। गाइस, बैंक रेट क्या है? फ्रेंड्स, ये भी एक इंटरेस्ट रेट है जो कमर्शियल बैंक आरबीआई, कमर्शियल बैंक लोन लेती है आरबीआई से, तो आरबीआई चार्ज करता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म लोन्स है।
आपने एक चीज देखी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आर फॉर शॉर्ट टर्म। मार्जिन फैसिलिटी तो वेरी शॉर्ट टर्म, ये तो इमरजेंसी लोन है, ठीक है। लेकिन बैंक रेट इज अ लॉन्ग टर्म। अगर किसी भी कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म लोन्स चाहिए तो वो कमर्शियल आरबीआई से लोन लेंगी, लेकिन फिर उनको जो रेट लगेगा वो रेपो रेट नहीं लगेगा, वो बैंक रेट लगेगा। तो लॉजिकली रेपो रेट, एमएसएफ और बैंक रेट इज सिमिलर। बस अब रेपो रेट और बैंक रेट में क्या फर्क है? रेपो रेट इज फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स, बैंक रेट इज फॉर लॉन्ग टर्म लोन्स। तो बैंक रेट इज अ इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस, और बैंक रेट इज अ हायर रेट एज कंपेयर टू रेपो रेट, ऑफ कोर्स। और इन्फ्लेशन के टाइम पर ऑफ कोर्स बैंक रेट इंक्रीज किया जा सकता है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बैंक रेट डिक्रीज किया जा सकता है। बट दिस मेथड इज यूज वेरी रेयरली। आरबीआई अब डायरेक्टली बैंक रेट्स को यूज नहीं करती टू कंट्रोल द मॉनेटरी मनी सप्लाई, बराबर। नो नो नो, लॉन्ग टर्म को इंपैक्ट नहीं करती, क्योंकि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ये शॉर्ट टर्म सिचुएशंस है। तो लॉन्ग टर्म लोन्स को के मेथड्स को यूज नहीं करती जल्दी से, अनलेस until they find it। तो गाइस इतने सारे मेथड्स हैं करीबन, ठीक है, रिजर्व रेशियोज, ओपन मार्केट ऑपरेशन, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज और बैंक रेट्स। आपको एक चीज बताऊं, इन सब का मेथड एक ही है, अगर आपको रट्टा करना है। आप इनको, आपके इनके मीनिंग्स के पढ़ेंगे, इनके मीनिंग्स को याद रखिए। लेकिन इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन सब में आईआईडीडी है, सब में। इन्फ्लेशन में इंक्रीज कर दो, डिफ्लेशन में डिक्रीज कर दो, याद रखने का बहुत अच्छा तरीका। एम आई करेक्ट? यस। लेकिन मैं फिर याद दिला दूं गाइस, ये क्वांटिटेटिव टूल्स हैं। ये मेथड्स तब किया जा यूज करती हैं आरबीआई, जब आरबीआई को लगे कि पूरे देश की मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है। ओके। लेकिन जब आरबीआई को लगे कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, मनी सप्लाई की प्रॉब्लम पूरे कंट्री में नहीं है, कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में है, या हो सकता है पर्टिकुलर स्टेट में भी नहीं, कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में है, कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में है, तो फिर क्वालिटेटिव मेथड्स नहीं, क्वांटिटेटिव मेथड्स नहीं, क्वालिटेटिव मेथड्स या सिलेक्टिव टूल्स यूज किए जाते हैं फॉर स्पेसिफिक सेक्टर्स, फॉर अ स्पेसिफिक सेक्टर। तो अब पढ़ते हैं सिलेक्टिव टूल्स। ये बहुत स्मॉल लेवल पे है। फर्स्ट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होती है फ्रेंड्स? कोलेटरल के अगेंस्ट मिनिमम मार्जिन फिक्स करना। ओके। तो आरबीआई प्रिस्क्राइब अ सर्टेन मार्जिन रिक्वायरमेंट अगेंस्ट कोलेटरल, लोन देने के बदले सिक्योरिटीज। तो सिक्योरिटीज की अगर मार्जिन बढ़ जाए तो लोन महंगा हो जाता है, लोन लेना डिफिकल्ट हो जाता है। इम्पैक्ट स्पेकुलेटिव बोरोविंग कंट्रोल होती है। यस। नाउ तो इसको भी इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में, आईआईडीडी, विच इन टर्न इम्पैक्ट द बोरोविंग हैबिट्स ऑफ द कस्टमर। यस, बराबर। नेक्स्ट, मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन का मतलब होता है प्यार से समझाना। आरबीआई बैंक्स को परसुएड करती है, ये परसुएशन मेथड है। नाउ यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, सिर्फ रिक्वेस्ट किया जा रहा है। कन्विंस करती है कि इन्फ्लेशन हो रहा है, प्लीज लोन कम दो, ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन कंट्रोल होता है प्यार से, कोई एक्शन नहीं। तो ये कन्विंसिंग मेथड है, प्यार से समझाना है, वार्निंग देना है, रिक्वेस्ट करना है। कन्विंस टू कीप मनी इन सिक्योरिटीज, मतलब आरबीआई कमर्शियल बैंकों को कहती है कि इन्फ्लेशन हो सकता है, इन्फ्लेशन होने वाला है, रेड फ्लैग दिखाई दे रहा है, तो प्लीज आप पब्लिक को लोन देना कम करें और गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर लें। और अगर डिफ्लेशनरी सिचुएशन है तो आरबीआई कन्विंस करती है कि गवर्नमेंट कमर्शियल बैंकों को कि प्लीज पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा लोन्स दें, डिफ्लेशन होने के चांसेस हैं। लेकिन मॉरल सुएशन सिर्फ तब काम आता है जब रेड फ्लैग नहीं हुआ है, रेड फ्लैग होने के चांसेस हैं। अगर रेड फ्लैग हो गया, सिचुएशन आ चुकी है, तो फिर एक्शन लेना पड़ता है। तब तक उनको प्यार से समझाया जा सकता है। ऑफ कोर्स प्यार से सिचुएशन क्लियर हो जाए तो फिर एक्शन लेने की जरूरत क्या? इट्स अ मोरल सुएशन, राइट। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स। गाइस अब ये सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब है, अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट को लगता है कि ऑयल और पेट्रोल सेक्टर में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन हो रही है, मतलब कंट्री में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ऑयल और पेट्रोलियम सेक्टर की वजह से हो रही है, तो गवर्नमेंट ऑयल और पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर कुछ मेजर्स लेगा, बराबर है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि स्टील इंडस्ट्रीज की वजह से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन हो रही है, तो
प्रॉब्लम स्टील है, तो स्टील के सेक्टर के अंदर हम आरबीआई एक्शंस लेगा। ऑफ कोर्स जहां दर्द है वहीं दवाई लगाओ ना। इसे सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल कहते हैं। कंट्रोलिंग क्रेडिट बाय नॉट लेंडिंग दिस टू सिलेक्टिव इंडस्ट्रीज और स्पेकुलेटिव बिजनेसेस। कुछ इंडस्ट्रीज में लोन बैन किया जा सकता है। मान लीजिए स्टील इंडस्ट्रीज की वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है, तो इनकम टैक्स बराबर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगा कमर्शियल बैंकों को कि स्टील प्रोडक्ट्स के इंडस्ट्रीज को लोन मत दो, डिमांड ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। और अगर स्टील इंडस्ट्रीज में की वजह से डिफ्लेशन हो रहा है, मतलब स्टील की डिमांड कम है, तो स्टील आइटम्स में डिमांड लोन दो ताकि स्टील की डिमांड बढ़ जाए और डिफ्लेशन कम हो जाए। ओ, होप यू अंडरस्टूड। तो ये स्पेकुलेशन कंट्रोल और प्रोडक्शन सेक्टर को बूस्ट करने के लिए ये मेथड यूज किए जा सकते हैं पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के लिए। वाओ, तो ये थे सिलेक्टिव मेथड्स, बराबर। इसे क्वालिटेटिव टूल्स या सिलेक्टिव टूल्स भी कहते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन। नाउ इसमें आप देखोगे कि मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने के लिए गवर्नमेंट और आरबीआई किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले है अमेंडमेंट इन आरबीआई एक्ट। सबसे पहले तो आप एक अमेंडमेंट देखिए। ये अमेंडमेंट क्या है, आरबीआई एक्ट में क्या चेंजेस लाया गया था। डेट ऑफ अमेंडमेंट था 27 जून 2016 और इसमें इस अमेंडमेंट के तहत एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन और मनी सप्लाई को कंट्रोल करेंगी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आरबीआई ने अपने अंदर ही एक डिपार्टमेंट बनाया जिसे लीगल सपोर्ट दिया गया और एक एग्रीमेंट बना, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट। ये अग्रीमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में होता है। ओके, तो ये आरबीआई एक्ट का अमेंडमेंट लाया गया इन्फ्लेशन टारगेटिंग को लीगल बैकिंग देने के लिए। इन्फ्लेशन टारगेटिंग को लीगल बैकिंग। और ये जो एमपीएफए है, ये एक्चुअली इसका ऑब्जेक्टिव है, ये गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच का अग्रीमेंट है। ओके, ताकि ऑफिशियल इन्फ्लेशन के टारगेट रेंज को डिसाइड करना होता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई को एक ऑफिशियल टारगेट देती है कि कंट्री में इस इन्फ्लेशन से ज्यादा नहीं इन्फ्लेशन होना चाहिए। ओके, नोन एज इन्फ्लेशन टारगेटिंग। और ये मेन मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क का एक सबसे इंपॉर्टेंट अहम हिस्सा है। ओके, करंट टारगेट क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट बना है, उसमें करंट टारगेट, इन्फ्लेशन टारगेट 5 इयर्स के लिए सेट किया जाते हैं कि देश में इस 5 साल तक इससे ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए ना। अब वो करंट रेट टारगेट क्या है, तो ये आपको याद रखना होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4% इन्फ्लेशन सेट किया है। ठीक है, अभी के डेटा के हिसाब से आपके मॉड्यूल में 4% इन्फ्लेशन सेट किया है। और हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे सेट किया जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो कंट्री में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आता है, कंट्रोल करने के लिए मेजर किया जाता है। ओके, नाउ अब माफा के दौरान कितना इन्फ्लेशन टारगेट सेट हुआ है, 4%। लेकिन आपको पता है इन्फ्लेशन कम ज्यादा होता रहता है, बट ये 4% से एवरेज आनी चाहिए। तो इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी सेट की जाती है। अपर लिमिट 6% है, मतलब मेंटेन 4% पे करना है, बट अगर इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो 6% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। और लोअर टॉलरेंस रेट 2% है और इन्फ्लेशन 2% से कम नहीं होना चाहिए। इन्फ्लेशन कम होने का मतलब डिफ्लेशन, क्योंकि कंट्री में ना तो इन्फ्लेशन होना अच्छा है और ना ही डिफ्लेशन होना अच्छा है। नाउ अगर मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट एमपीएफए के दौरान आरबीआई को जो मॉनेटरी पॉलिसीज, मॉनेटरी डिसीजंस, क्वालिटेटिव टूल्स, क्वांटिटेटिव टूल्स, मनी सप्लाई को जैसे कंट्रोल करना है करे, लेकिन ये टारगेट अचीव होने चाहिए ना। ऐसा कहा जाता है कि अगर लगातार 3 क्वार्टर्स में ना, हर क्वार्टरली यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट होती है, रिपोर्ट सबमिट होती है, अगर कंटिन्यूसली 3 कंजिक्यूटिव क्वार्टर में एवरेज इन्फ्लेशन 6% के ऊपर गया या 2% के नीचे गया,
मतलब 6% इज द हाईएस्ट अपर लिमिट और 2% इज द लोअर लिमिट। अगर लगातार 3 महीने के 3 क्वार्टर तक, मतलब 9 महीने तक इन्फ्लेशन ऑन एन एवरेज 6% के ऊपर जाता है या 2% के नीचे चला जाता है, तो इसे फेलियर टू मीट टारगेट कहेंगे। नाउ, फेलियर टू मीट टारगेट मतलब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज इनइफेक्टिव है और फेलियर डिक्लेयर हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और ये भी कहा गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट पब्लिक के दौरान पब्लिक में सबमिट होनी चाहिए। तो आरबीआई हैज टू रिपोर्ट एवरी 6 मंथ्स, और हर 6 महीने में आरबीआई को ये इन्फ्लेशन की रिपोर्ट पब्लिश करनी पड़ेगी। ओके, नाउ, जिसमें इन्फ्लेशन के सोर्सेस और इन्फ्लेशन फोरकास्ट 16 टू 18 मंथ्स, नेक्स्ट 6 टू 18 मंथ्स के फोरकास्ट भी देने पड़ेंगे कि उनके टारगेट्स क्या हैं, ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। फोर्थ पॉइंट है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब हमारा जो इन्फ्लेशन मेजर होता है कंट्री में, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे होता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हैज बीन चूजन एज अ इन्फ्लेशन टारगेट। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ लिविंग और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन को इंडिकेट करता है। ओके, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग रिफ्लेक्ट करता है और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन ज्यादा एक्यूरेटली कैप्चर करता है। तो सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ओके, अब हम जरा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखें कि जैसे इंडिया भी हमारे अपने देश का इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है, चेक करती है और मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा उन्हें कंट्रोल करती है, उसी तरीके से हर कंट्री इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को मेजर करते होंगे। यस, नाउ, तो हमने इंडिया ने किसको अडॉप्ट किया है? तो ऐसा कहा जाता है कि जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग कंसेप्ट है जो हमने अडॉप्ट किया है, वो इंडिया फॉलो कर रही है न्यूजीलैंड को, यूएस को, यूके और यूरोपियन यूनियन एंड ब्राजील। मतलब ये वो कंट्रियां हैं जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को मेजर करती हैं और फिर मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा उन्हें कंट्रोल करती हैं। इंडिया इन कंट्रीज के साथ में फॉलो करता है। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि काफी कंट्रीज अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग को मेंटेन करने के लिए और इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए अब वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से शिफ्ट होकर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट पे फोकस कर रही हैं। नाउ तो देखो, बट नाउ सम कंट्रीज शिफ्टिंग फ्रॉम इन्फ्लेशन टारगेटिंग टू नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट टारगेटिंग, और ये ज्यादा ब्रॉडर और इंपैक्टिव है और फंडामेंटल कंसेप्ट है। राइट, तो ये था पूरा का पूरा मॉनेटरी पॉलिसी टीम फ्रेमवर्क और मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट, जो अग्रीमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में बनता है और टारगेट सेट होते हैं जिसे कहते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग, जो आरबीआई को अचीव करने पड़ते हैं। अपर टॉलरेंस लिमिट क्या है? 6%। लोअर टॉलरेंस लिमिट 2%। और ये इन्फ्लेशन किसके बेसिस पे काउंट होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे। होप यू अंडरस्टूड दिस यूनिट। तो गाइस, एक मंत्र, मॉनेटरी पॉलिसी इकोनॉमी का रिमोट कंट्रोल है, लेकिन इसका इफेक्ट तभी होता है जब ट्रांसमिशन स्मूथ होता है। तो अब आप एमसीक्यूज सॉल्व करने के लिए तैयार हैं? तो बस दोस्तों, ये था आज का क्विक रिवीजन। सिंपल वर्ड्स, क्लियर कंसेप्ट, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर सब कुछ समझ गया हो तो गाइस यस सर बोल दो और एक बार और रिवाइज कर लो ताकि एग्जाम में गलती की कोई जगह ना रहे। याद रखो, स्मार्ट स्टडी ही बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है। रेगुलर रिवीजन से ही आपका कॉन्फिडेंस डबल होता है। और हाँ, अपने फ्रेंड्स को भी बोलो ये नोट्स लो, एग्जाम के लिए लाइफ सेवर है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और मिलते हैं